हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर 8 जिसकी थीम है गांव, शहर और व्यापार के पार्ट 2 को करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है गांव, शहर और व्यापार। पार्ट 1 में हमने गांव और शहर के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम व्यापार के बारे में जानेंगे। आज हमारे सब टॉपिक होंगे सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, व्यापार और व्यापारी, समुद्र तटों से लगे राज्य, रेशम मार्ग और कुषाण। आइए देखते हैं। निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित है। पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अरिकामेडु एक पतन था। पतन बंदरगाह या डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं। देखिए, अगर वो बंदरगाह है तो वहाँ क्या आएगा? समुद्री जहाज आएंगे। जहाज़ों में क्या होगा? सामान होगा। सामान रखने के लिए कोई ना कोई गोदाम होगा। तो देखिए क्या मिलता है कि लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ 2 तरह के पात्र मिले हैं, एम्फोरा और एरेटाइन। एम्फोरा जिसमें क्या रखा जाता था? शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ। अब पदार्थ रखे हैं तो उसको पकड़ने के लिए क्या होगा? इसके दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए थे, हैंडल लगे हुए थे। ये हुआ एम्फोरा के बारे में। एरेटाइन मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मीन्स इटली के एक शहर का नाम भी एरेटाइन है, उन्हीं के नाम से इन बर्तनों का नाम रखा गया एरेटाइन। एम्फोरा और एरेटाइन से अलग कुछ अन्य बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं अरिकामेडु में बनाए जाते थे। वो कौन से? रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रतन, ये सब चीज़ें यहाँ मिली हैं। ये हो गए बर्तन। इनसे अलग कुछ छोटे छोटे कुंड मिले हैं। कुंडों का क्या काम करते थे? कपड़े की रंगाई के लिए, कपड़े को कलरफुल करने के लिए इन सब चीज़ों का वहाँ, कुंडों का वहाँ प्रयोग किया जाता था। और आता है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आता है एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगाजा की कहानी। बेरीगाजा एक जगह का नाम है। वहाँ से कुछ चीज़ें आयात होती थी, कुछ चीज़ें निर्यात होती थी। क्या चीज़ें वहाँ से लाई जाती थी? बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुरखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आयात होते थे। निर्यात क्या होते थे? हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने आए हैं तो राजा के लिए क्या लाएंगे? विशेष उपहार लाएंगे। ये सब चीज़ें लाते थे। राजा के द्वारा ही नियुक्त कुशल तथा अनुभवी जो स्थानीय मछुआरे हैं वे ही यहाँ जहाज ला सकते थे, क्योंकि एक संकरी पहाड़ी थी जहाँ से समुद्र से नाव चला पाना बहुत मुश्किल काम था। आगे हम जानेंगे व्यापार और व्यापारी के बारे में। देखिए, व्यापार इंडिया में 2 तरीके से, नॉर्थ इंडिया में अलग और साउथ इंडिया में अलग। नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ें मिलती थी उनसे वो लोग व्यापार करते थे और साउथ इंडिया में जो चीज़ें मिलती थी उनसे वो लोग व्यापार करते थे। देखिए, नॉर्थ इंडिया में उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन मिले। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में जाना था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, जो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन हैं उनमें कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे? व्यापार के द्वारा। व्यापारी क्या करते थे? जहाँ ये चीज़ें बनती थी, बर्तन बनते थे, वहाँ से लेते थे और एक जगह से दूसरी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये सामान बेचते रहते थे। इस प्रकार इन सब चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में क्या होता है? ज़्यादातर सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर, इन सब के लिए दक्षिण भारत काफ़ी फेमस है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मीन्स काली मिर्च का क्या अन्य नाम क्या हुआ? काला सोना।
व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अब व्यापार होता, नेक्स्ट आता है कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक क्या करते हैं, मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते हैं। जिस साइड की हवा चल रही है उसी के साथ अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं ताकि यात्रा और आसान हो जाए। तो वो क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ वे लोग चलना ज़्यादा पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। यहाँ हमने व्यापार और व्यापारी के बारे में जाना। फिर आता है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिले हैं। संगम कविताओं में चेर चोल पांडे उनके बारे में आई थी ना, उन्हीं में व्यापार के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या चीज़ें पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ लाई जाती थी। दक्षिण सागर के मोती, गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य। देखिए दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है जो समुद्रों से लगता है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन, चेर चोल पांड्या। ये दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे। तीन मुखिया कौन, चेर चोल पांड्या, उनके दो दो सत्ता केंद्र कैसे, एक तो तट वाला हिस्सा जो वो समुद्र तट से लगा हुआ है, एक वो वाला हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा जिसके अंदर वो शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हर एक के दो हैं तो तीनों के एक मिला के हुए 6। एक चोलों का पतन जिस पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मुखिया देखिए, हमने ऋग्वेद के समय जाना था कि वो लोग टैक्स नहीं लेते थे, उपहार लेते थे। महाजनपद में हमने पढ़ा था कि वो लोग टैक्स लेने लगे थे किलेबंदी करवाने के लिए। अब इन शासकों के बारे में क्या आया जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की ये लोग मांग करते थे। ये उपहार का जो भी इन्हें चीज़ें मिलती उनका बंटवारा कैसे करते, कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ जो उनके समर्थक होते थे, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच ये लोग बांट दिया करते थे। देखिए किसी के बारे में प्रशंसा की जाएगी, कविता लिखी जाएंगी तो वो उन्हें कुछ उपहार भी देगा। तो अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा में कविता लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। जो लोग उपहार देंगे उनके बारे में प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है सातवाहन। सातवाहन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, उनकी माँ गौतमी बलश्री। इन्होंने जो दान दिया उस अभिलेख से ही सातवाहन के जो राजा हैं सातकर्णी, उनके बारे में पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे जानते हैं रेशम मार्ग और कुषाण। देखिए यूरोप से लोग इंडिया आते थे व्यापार करने के लिए। क्यों आते थे? यूरोप में नवंबर से फरवरी के महीने में काफ़ी ठंड पड़ती थी, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो वो लोग इंडिया आके जो भी मसाले हैं उनको लेके जाते थे, बदले में सोने चांदी के जितने सिक्के हैं वो यहाँ देकर जाते थे। तो अब वो जिस रास्ते से आते जाते थे उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुषाणों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया ताकि वे व्यापारियों से कर शुल्क ले सकें, और जो ये शासक हैं कुषाण हैं, व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से उन्हें सुरक्षा दे सकें। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे।
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण आए हैं। कुषाणों की दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये लोग कहाँ शासन करते थे? मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशेवर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यहाँ हमारा लेसन होता है कंप्लीट। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ हमने किस किस चीज़ों के बारे में जाना है। यहाँ लेसन में हमने फर्स्ट पार्ट से लेके सेकंड पार्ट तक क्या हमने समझा है। हमने यहाँ पे लोहे के औजार, खेती कैसे ग्रो करती हैं, सिंचाई उसमें काफ़ी भूमिका निभाती है, इनके बारे में जाना। गांव में कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे वहाँ पर किसान किन किन तरह के किसान रहते हैं। दक्षिण भारत में उन्हें किन नाम से जाना जाता है, उत्तरी भारत में उन्हें किन नाम से जाना जाता है। सिक्के, नगर, शिल्प और शिल्पकार। नगरों में भी हमने मथुरा के बारे में यहाँ पढ़ा और हमने अरिकामेडु के बारे में जाना। व्यापार और व्यापारी के बारे में जाना। समुद्र जो तटों से लगे राज्य हैं उनके बारे में हमने यहाँ जाना और ये सिल्क रूट हमने यहाँ पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।